चलिए और अब चलते हैं राजस्थान, जहां पर सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी भूचाल जो सचिन पायलट की बगावत के बाद आया वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही पार्टी से उन्हें निकाल दिया, पार्टी से नहीं, उनको सरकार से निकाल दिया गया हो, डिप्टी सीएम के पद से उनकी छुट्टी कर दी गई हो, प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उनको हटा दिया गया हो, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर तो विपक्ष बहुमत साबित करने का दबाव बना ही रहा है। इधर सचिन पायलट ने भी ये कहकर सबको अचरज में डाल दिया कि वो फिलहाल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। सचिन के इस ऐलान से उनके आगे की रणनीति पर सस्पेंस और बढ़ गया है और सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भी जारी कर दिया है, जिनका जवाब उन्हें शुक्रवार तक देना है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सचिन पायलट अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लें तो बात बन सकती है, लेकिन हर चीज की समय सीमा भी होती है। तो यानी कि एक तरह से उनको थोड़ा सा अंदर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक मौका देने की बात भी कही जा रही है। थोड़ा सा डराने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई समय सीमा में अगर ये माफी मांग ली जाए तो बेहतर होगा। लेकिन क्या इतनी जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो पाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सर, अभी सचिन कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर ऑप्शन क्या बचे उनके पास? अब क्या करेंगे जब अब जैसा पार्टी उनको कह रही है, थोड़ा सा दरवाजा उनके लिए छोड़ भी रही है कि आप माफी मांग लीजिए। क्या सचिन वाकई में माफी मांगेंगे, बीजेपी में जाएंगे या अपनी पार्टी बना लेंगे? देखिए, आप और हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन ये सही है कि अब वापसी का रास्ता लगभग बंद है। जिस तरह से अविनाश पांडे ने भाषा का इस्तेमाल किया, आज अशोक गहलोत जी ने दिन में 2-3 बजे के आसपास संवाददाताओं के बीच में आके खड़े होके सीधे सीधे आरोप लगाया कि भाई यही लोग हर स्ट्रेटेजी में लगे हुए थे। मैंने सचिन पायलट और उनके साथी जो लोग, मैंने नाम शायद शब्द उस समय इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने बाकायदा पूरा विस्तृत ब्यौरा देते हुए यही कहा कि हमारे लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे, चीफ रहे, उनको उनके वो लोग तक शामिल रहे उस पूरे षड्यंत्र में, इसलिए नोटिस दिया गया। इतनी तलवारें खींचने के बाद सचिन पायलट वापस नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, उनका नाम पायलट है, पायलट जब चलता है ना, वो नहीं, उनके पिताजी बहुत अच्छे पायलट थे, वो खुद, मुझे मालूम नहीं वो विमान चलाते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी ये सही है कि वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं सोच समझ करके, हड़बड़ी में नहीं है। हमारे आपकी तरह कि भाई हेडलाइन बना दीजिए, वो नहीं है। एक पूरा जैसे आप पूरा तैयार करते हैं ना मार्केट का हिसाब शाम को, वो पूरी तैयारी करके उन्होंने किया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी ठीक है। वो ये क्यों कहेंगे, ये अभी संवैधानिक लड़ाई होगी असल में, इसलिए इस पर थोड़ा समस्या आएगी। जिस तरह जो कर्नाटक में भी हुआ, जिस तरह से स्पीकर ने, देखिए मैं भी इतने वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, लगभग 71 से दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ, पार्लियामेंट भी देखा है, कितने ही बार ऐसे विरोध हुआ है, लेकिन पार्टी की बैठक में न जाने पर विधायक के घर पर स्पीकर की तरफ से बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे कोई उस जैसे समन चिपकाया जाता है, ऐसा नोटिस चिपकाने की स्थिति कभी नहीं आई थी। तो उनको भी अपमानित, देखिए सचिन पायलट से लड़ाई थी वो अपनी जगह है ही, लेकिन उन विधायकों को भी जिस तरह से आप, कोई होता है ना गुम, मतलब अपराधी के घर में लोग लगा देते हैं कि इसको कहीं भी पकड़ जाए, इसको पकड़ के ले आइए, उस तरह से जब किया गया है तो उनमें से अधिकांश की वापसी न केवल सचिन पायलट, अब संख्या बढ़ा, इसलिए मैंने कहा मामला अदालत में जा सकता है, क्योंकि स्पीकर के अधिकार में सिर्फ विधानसभा होती है। विधानसभा में कोई अनुपस्थित रहता है या गड़बड़ करता है तो स्पीकर आमतौर पर कार्रवाई करते हैं कि उनकी पार्टी कहती है विप का उल्लंघन किया, इनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। अब झगड़ा ये है कि वो चाहते हैं कि यदि वो पार्टी से निष्कासित, जैसा आप कह रहे हैं, पार्टी निकाल देंगे, अविनाश पांडे पार्टी से निकाल दें, उससे अच्छा खुश तो कोई एमएलए और विधायक होगा नहीं। निष्कासन के बाद वो पार्टी वहां सदन में रह करके इनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं। निष्कासन के बाद, निष्कासन न होने तक खिलाफ वोट डालने पर दल बदल कानून के तहत भी आने का खतरा है। इसलिए बहुमत सिद्ध करने के लिए पहले दिन से यदि सचिन पायलट दिन ओपनली नहीं आए, उन्होंने क्या कहा, बहुमत सिद्ध करिए। तो बीजेपी भी आज नहीं कह रही है, लेकिन हो सकता है 4 दिन बाद कहे कि बहुमत सिद्ध करिए। मंत्रिमंडल का गठन कैसे और कर रहे हैं आप, जब आपका बहुमत ही नहीं है और राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। तो ये संवैधानिक एक लड़ाई अब शुरू हो गई है और सचिन पायलट वापस आने की संभावना लगभग न सी है। कितने दिन तक वो रहते हैं वो तो अपने उन पर निर्भर है, और पार्टी पर भी है कि वो निष्कासन करना चाहे तो वो तुरंत, उनका विधानसभा में अधिकार होगा, वो और गरज के बरस के हमला करेंगे। वो निष्कासन नहीं करना चाहती बीजेपी, वो चाहते हैं कि ये लेकिन सर वो
लेकिन आलोक सर, वो सचिन पायलट जितना डिफेंड अपने इस फैसले को कर रहे हैं, वो उतना ही डिफेंड जो है वो बीजेपी में जाने की अटकलों भी कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं गया बीजेपी से, गलत है, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से 6 महीने से नहीं मिला हूं। तो आपको लगता है कि पूरी तरह से वो बंद कर रहे हैं बीजेपी में जाने के रास्ते भी अपने लिए? तो इसके पीछे आपको लगता है कि एकमात्र रास्ता फिर पार्टी ही बचता है उनके लिए अपनी अलग? जी देखिए, मैंने कहा उनके पास रास्ता वैसे तो ठीक है, मजबूरी में जाएं वो अलग बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा कल अशोक गहलोत जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, वही नजर थी, और वो उन्होंने खुद क्या माना कि 6 महीने से तैयारी कुछ चल रही थी। तो यदि अशोक गहलोत जी को अंदाज था तो सचिन पायलट जी को भी यदि मान लीजिए कोई बाहर से क्या उनको बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, किसके साथ संबंध रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके और उनके रणनीतिकारों ने या उनके जो भी समर्थक हैं उन सब ने एक रणनीति बना रखी है, जिसके आधार पर वो बीजेपी में नहीं जाए। बीजेपी को भी उनको लेने की जल्दी नहीं है। बीजेपी में क्यों जाएं अभी? वो अपना अलग से रह करके समूह, जैसे मरांडी बने थे, कई और लोग बने राज्यों में, होता ये बाबूलाल मरांडी ने, आपको याद है, वहां पर थे, आज वो बीजेपी में आ गए। तो ये इनको बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं। रामविलास पासवान के कितने लोग हैं सांसद? तो जरूरी नहीं है कि विधानसभा में भी वो पहले, अभी तो शक्ति परीक्षण, मैंने कहा ना, इसलिए बीजेपी में जाने का रास्ता इसलिए कि उनकी अपनी इमेज है, एकदम वो बीजेपी में चले जाएंगे तब तो सारे आरोप सिद्ध होते हैं। सिंधिया जी की बात अलग है। सिंधिया जी की दादी जी जो है, उनसे इसकी तुलना मत करिए। उनकी दादी भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था। माधवराव सिंधिया भी पहले जनसंघ में ही थे, वहां से इंडिपेंडेंट हो गए, फिर जनसंघ से रहे और उसके बाद कांग्रेस में आए थे इमरजेंसी उसका। इसलिए उनका तो परिवार में, और संविधान सरकार सबसे पहले उनकी दादी ने ही बनवाई थी कांग्रेस तोड़कर। तो माधवराव ज्योतिराव सिंधिया की स्थिति डिफरेंट है। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट जिस समय कांग्रेस में आए तब इंदिरा गांधी पावर में नहीं थी। 1980 के चुनाव में वो सामने आए नौकरी पायलट की छोड़ करके। इनकी परंपरा अलग है, इनका परिवार का अलग बैकग्राउंड है। वो जल्दी नहीं करेंगे। वो गुट के रूप में, अलग दल के रूप में वो क्या रणनीति बनाएंगे, वो घोषित हम कर देंगे, आप कर देंगे, तो फिर तो बिजनेस चैनल पे जिससे करोड़ 1000 करोड़ लगा रखा हुआ कल तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन हम जो है उसमें कोई, हम न सट्टा लगवा सकते हैं न कमा सकते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा ये है कि अभी थोड़ा धैर्य रखिए और प्रतीक्षा करिए कि वो क्या करें, है ना? ठीक है सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। और वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट का अगला रुख क्या है। लेकिन फिलहाल किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि पार्टी ने एक मौका जरूर दिया है अपनी तरफ से कि अगर वो माफी मांगना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक कैप भी लगा दिया कि माफी जल्दी मांगनी होगी, कहीं देर ना हो जाए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान से और बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। और दिल्ली और मुंबई की बात कर लेते हैं। कोरोना का संक्रमण जो है पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें और दिल्ली में खास तौर से बात करें तो वहां एक राहत भरी खबर है। यहां लगातार संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के अब तक के सबसे कम केसेस मिले हैं। 24 घंटे में यहां 1246 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कुल 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से सिर्फ 18,600 ही एक्टिव केसेस हैं। और मुंबई की अगर बात करें तो यहां भी लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। एक अच्छी खबर, महाराष्ट्र के कुल कोरोना केसेस में मुंबई की भागीदारी अब सिर्फ 20% रह गई है। और महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। और इसके साथ ही राज्य में लॉकडाउन के दूसरे फेज का ऐलान भी कर दिया गया है। 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच यहां लॉकडाउन लगेगा। इस दौरान मेडिकल स्टोर, अस्पताल और डेयरी जैसी जरूरी सेवाएं ही मिलती रहेंगी। और आज विश्व युवा कौशल दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट में वर्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदलकर रख दिया है इस पूरे संकट ने। और इसलिए स्किल की ताकत से आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, ये अब सबको समझ में आ रहा है। पीएम ने कहा कि सफल व्यक्ति की बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल को बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। पीएम ने कहा कि युवाओं के स्किल से ही आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें,
जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।